एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मींस आज मैं एक डिजीज़ कंडीशन आपको बताने वाली हूँ जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ है और साथ ही साथ बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। इस डिजीज़ का नाम सबने सुना होगा, टीवी में, एड्स में, हॉस्पिटल्स के बैनर्स में। ठीक है, तो वर्ल्ड में अराउंड 2 बिलियन लोग इस डिजीज़ कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं। और मेन बात यह है कि 2 बिलियन लोगों में 90 to 95% ऑफ लोगों को अभी भी बिल्कुल भी इस डिजीज़ कंडीशन को लेकर अवेयरनेस नहीं है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डिजीज़ कंडीशन का नाम है ट्यूबरकुलोसिस, मींस टीबी, जिसे आप कॉमनली टीबी बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ट्यूबरकुलोसिस क्या है। एन इन्फेक्शियस पल्मोनरी कंडीशन इन विच द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबरकल्स इन द लंग्स टेक प्लेस। मीन्स एक ऐसी पल्मोनरी कंडीशन मतलब रेस्पिरेटरी कंडीशन, एक ऐसी रेस्पिरेटरी कंडीशन है जिसमें कि इन्फेक्शंस कहाँ पे, लंग्स में अपनी जगह बना लेता है। और लंग्स पे जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से ट्यूबरकल्स देखने को मिलते हैं। अब ये ट्यूबरकल जो मैं वर्ड बोल रही हूँ, ये ट्यूबरकल्स होते क्या हैं ये जानना में बहुत ज़रूरी है। ट्यूबरकल्स स्मॉल एग्रीगेशन ऑफ डेड सेल्स, स्मॉल छोटे छोटे एग्रीगेशंस होते हैं किसके, डेड सेल के। अब डायग्राम में देख लीजिए ट्यूबरकल्स को, दीज आर ट्यूबरकल्स, दीज आर ट्यूबरकल्स। आगे देखते हैं, आगे अब इसकी कुछ प्रोसेस है, ट्यूबरकल्स बनने की कुछ प्रोसेस है। अब वो प्रोसेस क्या है, और मेन बात है कि मैं इन्फेक्शन बोल रही हूँ ट्यूबरकुलोसिस का, तो वो इन्फेक्शन हो कैसे रहा है, लंग्स तक वो इन्फेक्शन पहुँच कैसा रहा है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि एक बैक्टीरिया के थ्रू होता है। ठीक है, जिसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई एक बैक्टीरिया है जो कि सिलेंड्रिकल शेप्ड या फिर रॉड शेप्ड होता है, साथ साथ में ये नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि किस तरीके से ये बैक्टीरिया लंग्स तक पहुंचता है, लंग्स पर पहुंच के इन्फेक्शन क्रिएट करता है और आगे जाकर ट्यूबरकल्स का फॉर्मेशन होता है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। फर्स्ट आपका मैंने लिखा है फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्युलोमा इन इन्फेक्टेड लंग्स। इन्फेक्टेड लंग्स में, ऐसे लंग्स जिनमें इन्फेक्शन हो चुका है उस पर क्या फॉर्म हो रहा है, ग्रेन्युलोमा। ग्रेन्युलोमा क्या है और ये ग्रेन्युलोमा फॉर्म कैसे हो रहा है, तो ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम इनहेल करते हैं, मींस जब हम सांस लेते हैं तो किसी भी सोर्स के थ्रू माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई को इनहेल कर लेते हैं। मींस देखिए, अगर हम इनहेल कर ले रहे हैं तो सिलेंड्रिकल या फिर रॉड शेप के माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई हमारी सांस के साथ ट्रैकिया तक पहुंच जाते हैं। ट्रैकिया में जाने के बाद ये इन्फेक्शन जाता है ब्रोंकाइस में, ब्रोंकाई के बाद ये इन्फेक्शन जाता है ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स के बाद ये इन्फेक्शन जाता है एल्वोलाई में। एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया है एल्वोलाई, ये इन्फेक्शन चला जाता है एल्वोलाई में। एल्वोलाई में जब इन्फेक्शन जाता है तो वहाँ पे क्या होती है, माइक्रोफेजेस होती है। माइक्रोफेजेस ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब माइक्रोफेजेस जब इस सिलेंड्रिकल शेप्ड बैक्टीरिया जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है उसके कांटेक्ट में आता है तो माइक्रोफेजेस क्या करते हैं, इगल्प कर लेते हैं। इगल्प मतलब अपने अंदर ले लेते हैं बैक्टीरिया को। तो इस बैक्टीरिया को माइक्रोफेज क्या करेगा, इगल्प कर लेगा। इगल्प करके बैक्टीरिया इसके अंदर आ जाएगा और माइक्रोफेज इसे पूरा कवर कर लेगा। मतलब अब बैक्टीरिया कहाँ है, माइक्रोफेज के अंदर है। ठीक है, तो जब बैक्टीरिया माइक्रोफेज के अंदर इगल्प हो जाता है इसके बाद क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारी इम्यून सेल आ जाती हैं। इम्यून सेल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होने की वजह से एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसकी वजह से हमें लोकल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। लोकल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में जब बहुत सारी इम्यून सेल कलेक्ट हो जाती हैं तो उनके कलेक्शन से एक ग्रेन्युलोमा फॉर्म होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्युलोमा। ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन के बाद बहुत सारी इम्यून सेल प्रेजेंस होने की वजह से वहाँ पर सेंसिटिविटी होगी और हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से इन्फ्लामेशन हमें देखने को मिलेगा। तो इस ये है हमारा सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट प्रोसेस है फाइब्रोकैविटी डिस्ट्रक्शन इन लंग्स। अब फाइब्रोकैविटी का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, मीन्स ये जो फाइब्रोकैविटी है कैसे बन रही है।
ठीक है। जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन होता है तो उसकी वजह से अगर पेशेंट ऑलरेडी किसी बीमारी से सफ़र कर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा ओल्ड एज है, जैसे कि HIV, कैंसर या फिर 60+ एज है, तो उसकी इन कंडीशंस की वजह से पर्सन की बॉडी में इम्यून कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। इम्यून कॉम्प्रोमाइज़ की कंडीशन में इन्फ्लामेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। जब इन्फ्लामेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है और इन्फ्लामेशन की प्रोसेस बहुत लंबे टाइम तक चलती है, तो उसकी वजह से हमें छोटी छोटी कैविटी फॉर्मेशन देखने को मिलती है लंग्स में, जो कि हमें चेस्ट एक्सरे में भी देखने को मिलता है। अब बात करेंगे डिजीज की स्टेजेस के बारे में। यहाँ पे 3 स्टेजेस होती हैं ट्यूबरकुलोसिस की। फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंडरी इज लेटेंट, थर्ड इज एक्टिव फेज। फर्स्ट फेज है प्राइमरी फेज। In this phase, symptoms occurs after 2 weeks after the entry of microorganism in the body. तो बॉडी में जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, मीन्स लंग्स के अंदर जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, उसके 2 हफ्तों के बाद हमें ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम्स जिन पेशेंट में देखने को मिलते हैं वो प्राइमरी स्टेज के ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स होते हैं। नेक्स्ट फेज की बात करें तो नेक्स्ट इज लेटेंट फेज। इन दिस फेज बैक्टीरिया engulf the microorganism and the microorganism lives in dormant phase। ये एक ऐसी फेज है जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर करता है, लंग्स के अंदर एंटर करता है, एल्वोलाइज में जाता है, लेकिन क्या होता है माइक्रोफेजेस, मीन्स ये माइक्रोफेजेस मैंने जैसा आपको डायग्राम बना के बताया था, बैक्टीरिया को अपने अंदर इगल्फ कर देते हैं। मतलब इगल्फ करने के बाद बैक्टीरिया किसके अंदर है, माइक्रोफेजेस के अंदर है। फेजेस बैक्टीरिया को प्रॉपर्ली किल नहीं कर पाते हैं, तो इस फेज में बैक्टीरिया बॉडी के अंदर है लेकिन एक्टिव फॉर्म में नहीं है, मीन्स डॉर्मेंट फेज में है। डॉर्मेंट फेज मतलब नॉन एक्टिव फेज में है, ठीक है। नॉन एक्टिव फेज में है बैक्टीरिया, तो कोई भी सिम्टम्स नहीं होंगे और साथ साथ जो ये डिजीज है वो स्प्रेड भी नहीं होगी। लास्ट फेज की बात करते हैं, एक्टिव फेज, whereas weakened immune system bacteria multiply and lead to illness। बैक्टीरिया बॉडी के अंदर डॉर्मेंट फेज में है और अगर किसी पर्सन की इम्यूनिटी वीक होती है या किसी पर्सन को कोई भी क्रोनिक इन्फेक्शन होता है या फिर वो ओल्ड एज है, जैसे कि HIV इन्फेक्शन, कैंसर या फिर 60+ एज है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इम्यून पावर वीक हो जाएगी। इम्यून पावर वीक होने की वजह से ये जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन करके बैक्टीरिया इलनेस को लीड करेगा। अब जो भी मैंने आपको फेजेस बताई उन फेजेस का ट्रीटमेंट कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो एक्टिव फेज हो या फिर लेटेंट फेज हो, सिम्टम हो पेशेंट में या ना हो। अगर टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो ट्रीटमेंट लेना बहुत ही नेसेसरी है। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन की। ये ट्यूबरकुलोसिस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड कैसे हो रहा है, ट्रांसमिट कैसे होता है, तो देखिए, थ्रू माइक्रोस्कोप ड्रॉपलेट रिलीज इन एयर बाय इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू कफ, स्नीज, लाफ एंड टॉक। कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, जब वो कफ करता है, स्नीज करता है, जोर से बोलता है या हंसता है, तो उस समय माउथ से कुछ माइक्रो ड्रॉपलेट्स एयर में आ जाते हैं। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ड्रॉपलेट्स के थ्रू, माइक्रो ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड होता है। करते हैं कुछ कॉजेस और रिस्क फैक्टर्स का। कॉजेस मीन्स कारण, किस वजह से हो रहा है, और रिस्क फैक्टर, किन लोगों में ज़्यादा रिस्क है ये डिजीज होने का। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में ही आपको बता दिया था कि ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया के थ्रू होता है जो कि इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, जिसे हम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बोलते हैं। नेक्स्ट है क्लोज कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से बहुत ही ज़्यादा क्लोज कॉन्टेक्ट हो रहा है तो उससे भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। आगे है इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड। इम्यून सिस्टम अगर कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहा है, मीन्स इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। सब्सटेंस अब्यूज, कोई पर्सन बहुत लॉन्ग टर्म या फिर क्रोनिक सब्सटेंस अब्यूज कर रहा है तो उस पर्सन में भी ट्यूबरकुलोसिस होने का रिस्क बढ़ जाता है। मेडिकल कंडीशंस, मेडिकल कंडीशन में कुछ ऐसी बीमारियां जो कि बहुत ही लॉन्ग टर्म है, मींस क्रोनिक डिजीजेस, जैसे कि कैंसर, डायबिटीज मेलाइटिस और HIV। इन पेशेंट्स में ज़्यादा रिस्क होता है बीमारियां होने का और स्पेशली ट्यूबरकुलोसिस होने का। नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मीन बॉडी में जब सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिशन
नहीं होता है तो उसे हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन, मीन्स न्यूट्रिशंस की कमी। अगर न्यूट्रिशंस की कमी है तो उस वजह से भी ट्यूबरक्लोसिस देखा जा सकता है। अब देखते हैं इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स, मतलब इसके क्या क्लिनिकल फीचर्स उसके। फर्स्ट है कफिंग दैट लास्ट 3 वीक और मोर, मीन्स पेशेंट को कफ होगा, कफ खांसी होगी 3 हफ्ते या 3 हफ्ते से ज़्यादा अगर खांसी हो रही है तो वो इंडिकेट करता है ट्यूबरक्लोसिस को। कफिंग विद ब्लड, अब जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था, इसमें छोटे छोटे से कैविटी फॉर्मेशन हो जाती है। कैविटी फॉर्मेशन और इन्फ्लामेशन की वजह से ब्लीडिंग भी पेशेंट को होती है। तो जब पेशेंट कफ करेगा तो उसके म्यूकस के साथ में ब्लड भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है चेस्ट पेन, पेशेंट को चेस्ट पेन होगा। वेट लॉस एंड फटीग, वेट रिड्यूस होने की वजह से पेशेंट में फटीग देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज फीवर, अब इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, ऑब्वियस सी बात है पेशेंट को फीवर आएगा। नाइट स्वेट, रात में पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग होगी। चिल्स, ठंडा लगेगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख बिल्कुल नहीं लगेगी। ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी मतलब सांस लेने में परेशानी पेशेंट को होगी। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो क्या टेस्ट कराना ज़रूरी है? जी हाँ, टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। आपको डॉक्टर से कंसर्न करना और साथ साथ में कुछ टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, जो कि इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं है। तो देखते हैं क्या क्या टेस्ट कराए जाते हैं। एक्सरे, एक्सरे से पता लगाया जा सकता है कि लंग्स में ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं। स्प्यूटम टेस्ट से भी ट्यूबरक्लोसिस का पता लगाया जा सकता है। मॉन्टॉक्स टेस्ट की मदद से भी ट्यूबरक्लोसिस को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ब्लड टेस्ट, कुछ रूटीन ब्लड टेस्ट भी कराए जाते हैं जैसे कि CBC, LFT, KFT एंड मैनी मोर। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट का, तो ट्रीटमेंट लेना बहुत ही नेसेसरी है। डॉट्स थेरेपीज में पेशेंट को दी जाती है जो कि 6 से 9 महीने तक चलती है। ड्रग्स इंक्लूडेड है आइसोनाइजिड, रिफैम्पिसिन और इथेम्ब्यूटोल, पैराजिनामाइड, बीटा क्यूटाइन। ट्यूबरक्लोसिस को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल BCG वैक्सीन, BCG वैक्सीन ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करती है। आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, अगर किसी पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस है तो उस पर्सन को आइसोलेट करना चाहिए जिससे कि दूसरे पर्सन में वो इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। वेयर मास्क, फेस को कवर रखना चाहिए और हो सके तो मास्क वेयर करना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, हाइजीन को मीन्स अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।